तेलंगाना राज्य विधानसभा अध्यक्ष चुनाव की अधिसूचना जारी हुई है। विधानसभा सचिवालय ने इस आशय के आदेश जारी कर दिए हैं। वहीं 13 दिसंबर को प्राप्त 10:30 बजे से 5:30 बजे तक विधानसभा अध्यक्ष के निर्वाचन हेतु अभ्यर्थियों से नामकरण प्राप्त किए जाएंगे। वहीं 14 दिसंबर की सुबह विधानसभा में स्पीकर का चुनाव होगा। कांग्रेस नेतृत्व ने पहले से ही स्पीकर के तौर पे वरिष्ठ नेता और विकाराबाद विधायक गदम प्रसाद कुमार के नाम की घोषणा कर दी है। इसी क्रम में ऐसा लग रहा है कि वो अकेले ही नामकरण करेंगे। वहीं गदम प्रसाद कुमार को सर्वसम्मानित से अध्यक्ष चुने जाने की संभावना है। यदि अन्य सदस्य नामकरण करते हैं तो अध्यक्ष का चुनाव मतपत्र द्वारा किया जाएगा। वहीं 3 दिसंबर को तेलंगाना की नई सरकार का गठन हुआ है। 9 दिसंबर को प्रोटेम स्पीकर अकबरुद्दीन ओवैसी, सीएम रेवंत रेड्डी और नवनिर्वाचित विधायकों ने राज्य विधानसभा से शपथ ली। मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने वन विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों ने मुलाकात की है। वहीं मुख्य वन अधिकारी RM डोबरियाल के नेतृत्व में वन विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों ने सचिवालय में मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी से शिष्टाचार भेंट की। वन विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों ने सीएम पद संभालने वाले रेवंत रेड्डी को बधाई दी। वहीं कार्यक्रम में PCC F लू सिंह मेरू और सुवर्णा MC परकेन के साथ सुनीता भागवत और रामलिंगम DFO M जोजी व अन्य ने भाग लिया। कृषि मंत्री तुम्मला नागेश्वर राव ने कहा, किसान बेहतर होगा तभी क्षेत्रों में सुधार होगा। मंत्री पद की शपथ लेने के बाद पहली बार अधिकारियों के साथ समीक्षा की गई। तेलंगाना की मिट्टी हर तरह की फसल के लिए उपयुक्त है। कहा जाता है कि देश के किसी भी राज्य में ये खासियत नहीं है। वह विभागीय त्रुटियों को सुधार कर तकनीक के साथ आगे बढ़ाना चाहते हैं। वहीं अधिकारियों को उच्च फसल उपज प्राप्त करते हुए उत्पाद और वेतन बढ़ाने के लिए कड़ी मेहनत करने की सलाह दी गई है। उन्होंने कहा कि उनका पेशा कृषि है। उन्होंने इस बात में खुशी जताई है। वहीं मुख्यमंत्री ने उन्हें वही विभाग आवंटित किया। अतः के निर्वाचन क्षेत्र अध्यक्ष जयंत चल्ला ने कहा है कि वे तेलुगु भाषा के विकास के लिए काम करते हुए सेवा गतिविधियों के माध्यम से मातृभूमि के लिए अपना योगदान दे रहे हैं। अमेरिकन तेलुगु एसोसिएशन के तत्वावधान में हर 2 साल में एक बार अतः समारोह आयोजित किया जाता है। हैदराबाद के सुमाजीगुड़ा में प्रेस क्लब में 20 दिवसीय आता है। वहीं समारोह के पोस्टर का विमोचन किया गया है। वहीं जयंत चल्ला ने कहा है कि समारोह इस महीने की 30 तारीख तक आयोजित किया जाएगा। वहीं अतः के कोषाध्यक्ष सतीश रेड्डी ने कहा। वहीं रविंद्र भारती की 30 तारीख को अतः समारोह का समापन माना जा रहा है। मंत्री कुमटी रेड्डी वेंकट रेड्डी ने फिल्म इंडस्ट्री पे सनसनीखेज टिप्पणियां की है। वहीं सिनेमोटोग्राफी मंत्री के रूप में जिम्मेदारी संभालने के बाद दिल राजू को छोड़कर फिल्म उद्योग से किसी ने भी कोमटी रेड्डी वेंकट रेड्डी को ये जानने के लिए फोन नहीं किया फिल्म उद्योग में क्या हो रहा है। उन्होंने कहा उन्होंने अपने सचिव को 1 हफ्ते के अंदर फिल्म इंडस्ट्री पे रिपोर्ट देने का आदेश दिया है। फिल्म हस्तियां का कहना है कि दिल राजू अमेरिका की यात्रा पर थे और मंत्री से मिलने नहीं गए हैं। जब दिल राजू आए तो पता चला सभी ने मंत्री से मिलने का फैसला किया है। तेलंगाना राज्य ऑटो चालक संघ के JAC नेताओं ने कहा है कि वे राज्य कांग्रेस सरकार द्वारा शुरू की गई RTC बसों में महिलाओं के लिए मुफ्त योजना का स्वागत करते हैं। हालांकि उन्होंने राज्य सरकार से इस योजना के कारण पीड़ित ऑटो चालकों का समर्थन करने की अपील की है। वहीं JAC नेताओं ने हैदराबाद के हिमायत नगर में एटक कार्यालय में आयोजित बैठक में भाग लिया। जब कांग्रेस सरकार सत्ता में थी तो ऑटोमीटर शुल्क बढ़ाए गए थे। वहीं PRS सरकार ने पिछले 10 सालों से इसे नजरअंदाज कर दिया था। उन्होंने कहा कि राज्य के 7 लाख ऑटो चालकों के परिवार इस चुनाव में कांग्रेस पार्टी के साथ खड़े हैं। वहीं ऑटो चालक संघों के JAC नेताओं ने मांग की है कि कर्नाटक राज्य की तरह ऑटो चालकों के लिए एक कल्याण बोर्ड स्थापित किया जाना चाहिए और ऑटो चालकों के परिवारों को स्वरोजगार योजना प्रदान की जानी चाहिए। वहीं उन्होंने मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी से उनके मुद्दों पर चर्चा के लिए समय आवंटित करने की अपील की। सीएम रेवंत रेड्डी जो राज्य में सार्वजनिक प्रशासन प्रदान करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, वहीं MCHRD को अपने कैंप कार्यालय के रूप में चुनने की संभावना है। वहीं हाल ही में सीएम रेवंत रेड्डी और मंत्री सीतक्का ने MHRD का निरीक्षण किया है।
जैसे ही सीएम रेवंत रेड्डी ने खुद जाकर वहां के इमारतों का निरीक्षण किया, अधिकारियों के साथ समीक्षा की और पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के जरिए विवरण जाना, वहीं अटकलें शुरू हो गई है। वहां एक कैंप कार्यालय स्थापित किया गया है। ऐसा लगता है कि मुख्यमंत्री 45 एकड़ में फैले 375 सेंट्रल एसी कमरों और 250 सीटों वाले संभागार और बड़े सम्मेलन हॉल के साथ MCRHRD को कैंप कार्यालय के रूप में उपयोग करने की सोच रहे हैं। ऐसा लगता है, सीएम को लगता है कि कैंप ऑफिस वहां शिफ्ट होने से कई फायदे होंगे। वहीं मुख्य रूप से ऐसा लग रहा है, अगर सीएम इसे कैंप कार्यालय के रूप में चुनते हैं तो अलग से गेट बनाया जाएगा ताकि अब तक वहां चल रही गतिविधियां बंदित ना हो। इस मामले पर अभी आधिकारिक फैसला आना बाकी है। बीआरएस एमएलसी कविता ने कहा, अगले महीने अयोध्या राम मंदिर में श्री सीता रामचंद्र स्वामी की स्थापना के साथ करोड़ों हिंदुओं का सपना साकार होने जा रहा है। वहीं कविता ने अयोध्या में राम मंदिर के गर्भगृह की तस्वीर से बना वीडियो संलग्न किया है, जिसे श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट द्वारा जारी किया गया है। कविता ने कहा है, ये एक शुभ समय है जब अयोध्या में भगवान सीता रामचंद्र स्वामी की स्थापना के साथ करोड़ों हिंदुओं का सपना साकार होने वाला है। उन्हें खुशी है। वहीं अयोध्या में राम मंदिर निर्माण की हिंदुओं की इच्छा जल्द पूरी होगी। वहीं एमएलसी कविता ने खुलासा किया है, कई लोग राम मंदिर के दर्शन करने का इंतजार कर रहे हैं। एमएलसी टी जीवन रेड्डी ने कहा है, खेती करने वाले वास्तविक किसानों को निवेश सहायता देने के लिए सरकार समीक्षा करेगी। वहीं आरटीसी बस में महिलाओं के साथ यात्रा कर रहे एमएलसी जीवन रेड्डी ने कहा कि सरकार खेती करने वाले वास्तविक किसानों को निवेशन सहायता प्रदान करने के लिए समीक्षा करेगी और अंत तक किसानों के खेतों में पैसा जमा करेगी। दिसंबर का सारगनपुर मंडल के रेछापल्ली में आरटीसी बस सेवा शुरू हुई है। बाद में उन्होंने धरने में गलतियों पर गौर करने के बाद कहा, कुछ जमींदार और रियल एस्टेट व्यापारी सैकड़ों एकड़ जमीन को खेती योग्य दिखाकर किसान के रिश्तेदारों से मदद ले रहे हैं। वहीं पिछले राज्य सरकार ने खाली खजाना कर दिया था, वहीं जन कल्याणकारी योजनाओं को बंद नहीं किया और भुकाया सरला और कोंड्रा रामचंद्र रेड्डी, एम इब्राहिम मुतकुरी प्रसाद और अजदी राजम और तिरुपति रेड्डी और आनंद रेड्डी और अजदी हरीश और बेरा महेश और अन्य ने भाग लिया। गरीबों को सशक्त बनाने की सोच के साथ रेडी टू सर्वे फाउंडेशन लगातार गरीबों को भोजन दान करता आ रहा है। इसी के अंतर्गत फाउंडेशन के तत्वाधान में उस्मानिया अस्पताल में भोजन दान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में फिल्म निर्माता गणपति रेड्डी, जबरदस्त फेम नागी और फिल्म अभिनेत्री विनीशा नायडू ने हिस्सा लिया है। वहीं निर्माता गणपति रेड्डी ने रेडी टू सर्वे फाउंडेशन के अध्यक्ष शंकर को बधाई दी है, जिन्होंने भूखे गरीबों का समर्थन करने के उद्देश्य से संगठन की स्थापना की। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने बीआरएस को भारी मतों से हराकर जीत हासिल की है। चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने 6 गारंटी लागू करने का वादा किया है। हाल ही में सीएम रेवंत रेड्डी ने 2 योजना लॉन्च की है। उनमें से एक महिलाओं के लिए आरटीसी बस में मुफ्त यात्रा और आरोग्यश्री ने इसे बढ़ाकर 10 लाख रुपए करने के लिए एक कार्यक्रम का आयोजन किया। इनके अलावा 4 अन्य गारंटी कार्यान्वयन के लिए तैयार है। इनमें सबसे अहम है 500 रुपए वाली गैस सिलेंडर योजना। कांग्रेस नेताओं ने चुनाव प्रचार में इस योजना को बखूबी इस्तेमाल किया है। उन्होंने सत्ता में आने के बाद इसे लागू करने का वादा किया है। जैसे ही सभी को उम्मीद थी, वैसे ही कांग्रेस पार्टी के सत्ता में आने के साथ सभी महिलाओं का ध्यान गैस सिलेंडर पे किया है। वहीं इसी क्रम में वे हैदराबाद के एलपीजी वितरण केंद्रों पे पहुंच रहे हैं और सिलेंडर लेने के लिए कतार में लग रहे हैं। वहीं आयोजकों से पूछा जा रहा है कि वे इस योजना को कब शुरू करेंगे। वहीं मुशीराबाद, भावनी नगर, संतोष नगर, मल्लापेट और टोली चौकी, अलवाल और सनत नगर समेत पूरे शहर में महिलाएं हैदराबाद के गैस एजेंसी सेंटर जा रही हैं। वहीं एजेंसी के कर्मचारी उन्हें बता रहे हैं वहां महालक्ष्मी योजना का EKYC से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए उन्हें ये काम 31 दिसंबर तक करना होगा। वहीं एजेंसी महिलाओं को सलाह देती है, अगर तुरंत अपडेट नहीं किया गया तो सब्सिडी तुरंत बंद कर दी जाएगी। पिछले 2-3 दिनों से हैदराबाद शहर में भीषण जाम चल रहा है। सुबह से लेकर के रात तक कई जगहों पे कई किलोमीटर तक गाड़ियां फंसी हुई है। इससे यात्रियों व वाहनों को गंभीर परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मुख्य रूप से विधानसभा के आसपास के इलाके जैसे लकड़ी का पुल, मसब टैंक, बंजारा हिल्स और सचिवालय में भारी ट्रैफिक जाम हो रहा है। दोपहर में लकड़ी का पुल, मेट्रो स्टेशन और उसके आसपास के इलाकों में अचानक जाम लग गया है। इससे ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है।
वाहन नहीं चल सके। वहीं सूचना मिलने पर ट्रैफिक पुलिस ने यातायात सुचारू कराया है। वहीं तेलुगु तल्ली फ्लाईओवर, नेकलेस रोड फ्लाईओवर, खैरताबाद जंक्शन और ताज कृष्णा बंजारा हिल्स रोड नंबर 1 इलाकों में ट्रैफिक के कारण कई किलोमीटर तक गाड़ियां फंसी रही। इससे वाहन चालकों व यात्रियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। ये स्थिति सिर्फ एक दिन की ही नहीं, पिछले 2-3 दिनों से इन इलाकों में यही स्थिति देखने को मिल रही है। वहीं वाहन चालक और यात्री पुलिस से ट्रैफिक जाम रोकने के लिए कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं। नलगुंडा जिले के चिंतापल्ली में व्यक्ति की पुलिस द्वारा पिटाई के बाद उसका परिवार चिंतित था। वहीं नेनावातु सूर्या की मौत का एसआई पर आरोप लगाया गया है। वहीं चिंतापल्ली मंडल के पलेम तांडा से संबंधित भाइयों के बीच एक भूमि पंचायत थी। वहीं परिवार के सदस्यों ने कहा कि चिंतापल्ली पुलिस स्टेशन के एसआई सतीश रेड्डी ने उन्हें बुलाया और पीटा, जैसे कि वह इस मामले में समस्या का समाधान करना चाहते हैं। पीड़ित बेहोश हो गया और उसे देवरकोंडा अस्पताल ले जाया गया। इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई है। परिवार के सदस्य शव पुलिस स्टेशन के पास ले गए और प्रदर्शन किया और कहा सूर्या की मौत का कारण पुलिस है। इससे पुलिस स्टेशन के आसपास तनावपूर्ण माहौल रहा। पुलिस ने शव को जबरन कब्जे में ले लिया है और शव गृह में रखवा दिया है। घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए उच्च अधिकारियों ने निबंधन को मुख्यालय से संबद्ध कर दिया। शमशाबाद के राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पे सीमा शुल्क अधिकारियों ने तस्करी कर लाया जा रहा है। वहीं सोना जब्त किया गया। ये सोना दुबई से आए एक यात्री के पास से जब्त किया गया। धातु के उपकरण में तार के रूप में सोना छुपाने की कोशिश करते समय अधिकारियों ने जांच की और उसे पकड़ लिया है। बताया जा रहा है कि 439 ग्राम सोना जब्त किया गया है। उस सोने की कीमत 27.92 लाख रुपए है। वहीं अधिकारियों ने कहा व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है और जांच जारी है। परिषद के अध्यक्ष गुत्ता सुखेंद्र रेड्डी ने कहा बीआरएस प्रमुख केसीआर के प्रति लोगों में कोई विरोध नहीं है। वहीं प्यार और विश्वास वैसे ही बना हुआ है। वहीं उन्हें नहीं लगता है कि जनता ने कांग्रेस पार्टी की 6 गारंटी पर विश्वास कर वोट दिया है। वहीं मतदाताओं ने सोचा कि केसीआर आए हैं और हमारे विधायक जाएं। उन्होंने कहा जीएचएमसी में पीआरएस विधायकों और केटीआर के प्रदर्शन के लिए वोट डालने गए। वहीं परिषद के अध्यक्ष गुत्ता सुखेंद्र रेड्डी ने नलगुंडा में अपने कैंप कार्यालयों में मीडिया से बात की है। सोशल मीडिया पे दुष्प्रचार किया जा रहा है और वो पार्टी बदल रहे हैं। उन्होंने साफ किया है उन्हें पार्टी बदलने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि वह संवैधानिक विधान परिषद के अध्यक्ष के पद पर थे और कहा किसी भी पार्टी के संबंध नहीं थे। वह कानूनी तौर पे अपना कर्तव्य निभाएंगे और सरकार को पूरा सहयोग करेंगे। सरकार को जरूरी सलाह और निर्देश देंगे। उन्होंने सुझाव दिया। वहीं नवगठित सरकार को संभावनाओं और असंभावनाओं पर भी विचार करना चाहिए। लोगों को वास्तविक स्थिति बताई जाए और योजनाओं का क्रियान्वयन किया जाए। वहीं तथ्य बताते जाएंगे तो जनता जरूर समझ जाएगी। वहीं बीआरएस नेतृत्व से इस बात का भी विश्लेषण कर रहा था और लोगों ने उनके खिलाफ फैसला क्यों सुनाया। उन्होंने खुलासा किया उनका लक्ष्य जनता की समस्याओं का समाधान करना है और कोई भी हमेशा के लिए सत्ता पे काबिज नहीं रह सकता। बीआरएस विधायक और पूर्व सीएम केसीआर से बीआरएस नेताओं और अभिनेता प्रकाश राज ने मुलाकात की है। वहीं यशोदा अस्पताल गए पूर्व मंत्री मल्ला रेड्डी, मुतुकुपल्ली और नरसिंहमोलू, पूर्व सांसद जितेंद्र रेड्डी और अल्लम नारायण और अन्य ने केसीआर से मुलाकात की है। बाद में केटीआर से केसीआर की स्वास्थ्य स्थिति के बारे में पूछा गया। बीआरएस नेताओं ने कहा केसीआर जिन्होंने तेलंगाना के लिए लड़ाई लड़ी और इसे एक मॉडल तेलंगाना में बदल दिया और जल्द ही विधानसभा में आना चाहिए। वहीं बीआरएस नेताओं ने कहा कि वे भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं लोगों की सेवा करने वाले कोई नेता जल्द ही उन लोगों के बीच आए जो ठीक नहीं हुए। हाल ही में केसीआर एराबेली फार्म हाउस में गलती से फिसल कर गिर गए थे। वहीं बीआरएस नेताओं ने केसीआर से मुलाकात की जिनका वर्तमान में यशोदा अस्पताल में इलाज चल रहा है क्योंकि उनकी हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी हुई है। हाई कोर्ट के वकील रापोलू भास्कर ने मांग की है कि पुलिस भर्ती बोर्ड को मंजूरी मिलने के बाद ही भर्ती परीक्षा आयोजित की जानी चाहिए। वहीं दिलसुख नगर में बेरोजगारों से प्रभावित युवाओं के साथ मीडिया सम्मेलन आयोजित किया गया। उन्होंने मांग की है GO 5758 जो पुलिस भर्ती से संबंधित नहीं है उसे रद्द किया जाना चाहिए और नई अधिसूचना जारी की जानी चाहिए। बोर्ड में हुई हेराफेरी की CBI से जाँच कराने की मांग की। राज्य सरकार ने
अब तक एक भी परीक्षा ठीक से आयोजित नहीं की है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। बोर्ड अधिकारियों की लापरवाही के कारण पुलिस कर्मचारी के साथ अभ्यर्थियों ने आत्महत्या कर ली है। उन्होंने रोष जताया कि छात्रों की भविष्य असंभव बना दिया गया है। उन्होंने नई कांग्रेस सरकार से बेरोजगारों की आकांक्षाओं को पूरा करने का आग्रह किया। सीएम रेवंत रेड्डी द्वारा 2 लाख तक की कर्ज माफी पे एक्शन प्लान तैयार किया गया है। उन्होंने आज से राज्य के सभी किसानों को राइतु बंधु निधि किसानों के खातों में जमा करने की प्रक्रिया शुरू करने का आदेश दिया। राज्य के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर कल तेलंगाना सचिवालय में कृषि विभाग पर एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। राज्य के कृषि विपणन सहयोग हथकरघा कपड़ा मंत्री तुमल्ला नागेश्वर राव और राज्य के उद्योग और आईटी मंत्री धुंदेला इस समीक्षा बैठक में श्रीधर बाबू, राज्य के राजस्व आवास और सूचना मंत्री पुंगुलिटी श्रीनिवास रेड्डी और राज्य सरकार की प्रधान सचिव शांति कुमारी, वित्त विभाग के विशेष प्रधान सचिव रामकृष्ण राव, सीएमओ सचिव शेषाद्री कृष्णा, विभाग के सचिव रघुनंदन राव और अन्य अधिकारियों ने भाग लिया है। वहीं करीब 3 घंटे तक चली इस समीक्षा बैठक में राज्य में कृषि विभाग और संबंधित विभागों के प्रदर्शन और किसान कल्याण कार्यक्रमों के क्रियान्वयन पे व्यापक चर्चा हुई है। इस अवसर पे सीएम रेवंत रेड्डी ने कहा, किसानों को आज से संबंधित किसानों के खेतों में राइतु बंधु निधि जमा करने की प्रक्रिया शुरू करनी चाहिए। उन्होंने कहा, फसल निवेशन सहायता प्रदान की जाए ताकि किसी भी किसान को असुविधा ना हो। वहीं सीएम ने अपनी सरकार के वादे के मुताबिक प्रदेश के किसानों का 2 लाख तक कर्ज माफ करने के लिए उच्च अधिकारियों को उचित कार्य योजना तैयार करने को कहा और आदेश दिया। वहीं सीएम ने आदेश दिया कि प्रजा दरबार जो वर्तमान में ज्योतिराव फूले प्रजा भवन में आयोजित किया जा रहा है, इससे अब से प्रजावाणी कहा जाना चाहिए। ये घोषणा की गई है कि ये जन सुनवाई प्रत्येक मंगलवार और शुक्रवार को 2 दिनों तक सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक आयोजित की जाएगी। इस सार्वजनिक भाषण के लिए प्रजा भवन पहुंचने वाले को मौका देने का सुझाव दिया है। वहीं मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया, वहीं विकलांगों और महिलाओं के लिए अलग अलग कतारें लगाई जाए और लोगों की सुविधा के लिए नल का पानी और अन्य सुविधा प्रदान की जाए। भारतीय रेलवे ने नवंबर 2023 तक रिकॉर्ड 1015.6 मीट्रिक टन माल ढुलाई की है। वहीं पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में माल लादन में 36.9 मीट्रिक टन की वृद्धि हुई है। वहीं अप्रैल-नवंबर 2023 में माल ढुलाई के माध्यम से रेलवे द्वारा अर्जित राजस्व 11,007.5 करोड़ रुपए मिले हैं। माल ढुलाई राजस्व पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में रुपये 4,102.4 करोड़ की बढ़ोतरी। रेलवे ने नवंबर 2023 में 128.4 मीट्रिक टन माल ढुलाई की। पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 4.3% का सुधार। भारतीय रेलवे ने अप्रैल-नवंबर 2023 के दौरान 1,015.669 मीट्रिक टन की कुल माल ढुलाई हासिल की है, जबकि पिछले साल की लोडिंग 978.724 मीट्रिक टन थी, जो पिछले साल की इसी अवधि की तुलना में लगभग 36.945 मीट्रिक टन का सुधार है। रेलवे ने पिछले साल की तुलना में रुपये 1,05,905.1 करोड़ रुपये 1,10,007.5 करोड़, जो पिछले वर्ष की इस अवधि की तुलना में लगभग रुपये 4,102.445 करोड़ की आय अधिक है। नवंबर 2022 में 123.088 मीट्रिक टन लोडिंग के मुकाबले नवंबर 2023 के महीने में 128.419 मीट्रिक टन की संस्थागत कार्गो हैंडलिंग हासिल की गई, जो पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 4.33% का सुधार है। व्यापारिक आय रुपये नवंबर 2022 में रुपये नवंबर 2023 में माल ढुलाई राजस्व 13,559.83 करोड़ रुपये की तुलना में 14,077.94 करोड़ हो गया। इस प्रकार पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 3.82% का सुधार हुआ। भारतीय रेलवे 65.48 मीट्रिक टन कोयला, 14.99 मीट्रिक टन लोहे अयस्क, 5.25 मीट्रिक टन पिग आयरन और तैयार स्टील,
5.58 मीट्रिक टन सीमेंट, 4.61 मीट्रिक टन क्लिंकर, 3.82 मीट्रिक टन खाद्यान्न, 5.9 इजीजर फातिलारे, 4.176 मीट्रिक टन जहाज। नवंबर 2023 में खनिज तेल में कंटेनरों में 6.91 मीट्रिक टन और अन्य वस्तुओं में शेष 8.59 मीट्रिक टन। कार्गो के लिए भूख के सिद्धांत का पालन करते हुए भारतीय रेलवे ने प्रतिस्पर्धी दरों पर सेवा वितरण के साथ साथ व्यापार करने में आसानी में सुधार के लिए निरंतर प्रयास किए। सक्रिय नीति निर्माण और व्यवसाय विकास इकाइयों के काम द्वारा समर्थित ग्राहक केंद्रित दृष्टिकोण ने रेलवे को यह महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल करने में मदद की। साई कृष्णा पुजारी शहर के सरून नगर इलाके की अप्सरा नाम की महिला के संपर्क में आया। दोनों एक ही कॉलोनी में रहते हैं। वहीं मंदिर आने जाने के दौरान ये दोनों संपर्क में आए और साई कृष्णा शादीशुदा है और उनके 2 बच्चे। वहीं शादी का जिक्र करने से गुस्साए साई कृष्ण ने अप्सरा के सिर पे पत्थर मार के हत्या कर दी और उसे उसी कार में वापस लाकर स्थानीय सरकारी डिग्री कॉलेज के मनहॉल में फेंक दिया। बाद में उन्होंने पुलिस से शिकायत की है कि उनकी करीबी रिश्तेदार अप्सरा गायब है, जैसे उन्हें कुछ पता ही नहीं हो। लेकिन पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से ले लिया और साई के सेलफोन पर सिग्नल और सीसीटीवी कैमरे के फुटेज के आधार पर जांच की। पुलिस ने निष्कर्ष निकाला कि साई कृष्ण ही आरोपी था। उधर पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया और शव मैनहॉल से बरामद कर लिया। लेकिन इस घटना से जुड़े चौंकाने वाले तथ्य सामने। साई कृष्ण के पिता ने कहा, मेरे बेटे को मुझे बताना चाहिए क्या हुआ, मुझे नहीं पता। अप्सरा हमारे बेटे के करीब थी। मैंने अपने बेटे से कहा वह उस लड़की से सावधान रहे। अगर हमारे बेटे ने हमें पहले बताया होता तो हम बुजुर्गों के साथ पंचायत करते या वे अप्सरा को थाने में समझाइश देते। अगर मेरा बेटा गलत करता है तो हम कानून के मुताबिक कोई भी कार्रवाई कर सकते हैं। 3 तारीख को साई देर से घर आया। साई नित्यानंद कार्यक्रम के तहत व्यस्त है, इसलिए नजरअंदाज कर दिया गया। अप्सरा पहले भी फिल्मों में काम कर चुकी है, उसका पिछला इतिहास भी जानना चाहिए। मुझे नहीं लगता मेरे बेटे ने हत्या की। वहीं पुलिस से अप्सरा की मां ने कहा, हमारी लड़की को मंदिर में साई कृष्ण से मिलवाया गया। वह घर आता रहता था, वो मुझे अंकल कहता था। मां आयाना काशी में रहती है। साई कृष्ण अक्सर घर आते थे और निराई गुड़ाई करते थे। हम 2 दशक पहले चेन्नई में थे। यह सत्य है कि उस समय अप्सरा ने फिल्मों में अभिनय किया था। साई परिवार से हमारा कोई संबंध नहीं है। रविवार को साई हमारे घर आए। अप्सरा को भद्राचलम भेजा गया था। जब उसने पूछा कि बच्चा क्यों नहीं दिखा तो उसने कहा, क्या तुम मुझ पर शक कर रहे हो? उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है। हम अपनी लड़की से मंदिर के पास मिले। वो मेरे साथ कोयम्बटूर जा रही है। उन्हें पुजारी बनने और ऐसा करने की उम्मीद नहीं थी। यह सफ़ेद झूठ है कि मेरी बेटी ने मुझ पर शादी करने के लिए दबाव डाला। वह अक्सर अप्सरा को बाइक पर बैठा कर ले जाता था। जिस घर में अप्सरा रह रही थी उसके मालिक ने कहा, हमने साई कृष्ण को लगभग हर दिन ने पुलिस जांच में खुलासा किया। मैंने उसे मार डाला क्योंकि मैं यह सब सहन नहीं कर सकता था। उसने मुझ पर यह कहकर शादी करने का दबाव डाला। उसके गर्भवती होने का कारण मैं ही हूँ, लेकिन वह दूसरे लोगों के भी करीब थी। इसके बाद पुलिस उसे लेकर घटनास्थल पर पहुंची और शव बरामद किया। इस बीच अप्सरा हत्याकांड में पोस्टमार्टम रिपोर्ट अहम रही। गर्भवती अप्सरा पर साई कृष्णा का हालिया क्रश सामने आया है। अप्सरा की प्रेगनेंसी को लेकर दोनों के बीच झगड़ा शुरू हो गया। पहली बार जब अप्सरा गर्भवती हुई तो साई कृष्णा ने गर्भपात करा दिया, लेकिन अप्सरा दूसरी बार भी गर्भवती हो गई। गर्भधारण को लेकर विवाद हुआ था। अप्सरा के शव का पोस्टमार्टम शहर के उस्मानिया अस्पताल में किया गया। पुलिस ने साई कृष्ण के सेलफोन सिग्नल और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर मामले को सुलझा लिया।